नमस्कार स्टूडेंट और मेरे सभी भाइयों जो कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जो हिंदी की मासिक है उसको कवर अप कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ तक कवर अप कर चुके थे वहाँ तक देख लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको कवर कर लिया था, तो आज हम इसके आगे कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों को ये कवर करना है कि इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि राज्यसभा हेतु 4 नए सदस्यों का मनोनयन हुआ है। तो एक जो हुआ है वो कौन है, एक पीटी ऊषा हैं और एक कौन है इलैया राजा हैं, एक कौन है धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े हैं और एक यहाँ पर लिखे हैं जिनका नाम है पी बिजवेंद्र प्रसाद गारू। तो इनके बारे में हम लोग कुछ कवर अप कर ले रहे हैं। तो न्यूज़ क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि राज्यसभा में मनोनयन के जरिए भरी जाने वाली 12 सीटों में से 7 सीटें अप्रैल 2022 में रिक्त चल रही थीं। तो आपको ये जानकारी पता होना चाहिए कि मनोनयन के ज़रिए कितनी राज्यसभा में सीटें भरी जाती हैं, जिनकी संख्या है 12। इनमें से अप्रैल से ही 7 सीटें क्या चल रही थी, खाली चल रही थी। इनमें से 4 सीटों के लिए सदस्यों की मनोनयन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 6 जुलाई 2022 को किया। तो मनोनयन जो इनको भरने के लिए किया था, इसमें जो पीटी ऊषा हैं वे कौन है, जानी मानी धाविका हैं, और इलैया राजा जो हैं वो कौन है, संगीतकार हैं, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर पी बिजेंद्र प्रसाद जो गारू हैं ये कहानीकार और फिल्म निर्देशक हैं, और जबकि धर्मगुरु कौन है, वीरेंद्र हेगड़े। ये 4 नामिल इन्होंने शामिल किए हैं। मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा यह मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत आता है। तो पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो अनुच्छेद कितने के तहत आता है, 80 के तहत आता है। इसके मनोनयन के पश्चात राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। अभी भी 3 ऐसे पद हैं जो कि कैसे चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं। राज्यसभा में 5 अन्य मनोनीत सदस्य सर्वश्री राज सकल, राकेश सिन्हा, महेश जेठ मलानी, न्यायपूर्ति रंजन गगोई और श्रीमती सोनल मान सिंह जी हैं। तो ये हैं 4, ये हैं 5, ये 5 सर कितने हो गए, 9। अभी भी कितने खाली चल रहे हैं, 3। अब यहाँ पर इन सभी का परिचय दिया है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने पीटी ऊषा के बारे में बताया है। ये इम्पोर्टेंट हो गई हैं क्योंकि राज्यसभा में इनका चयन हुआ है, और धाविका भी हैं ये भारत की साइड से। तो नए मनोनीत किए गए इन सदस्यों में पीटी ऊषा ने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में 4000 मीटर वाघा दौड़ सेकंड की 9वें भाग में पदक से वंचित रहने के कारण विशेष ख्याति अर्जित की थी इन्होंने। इसके बाद इन्होंने एशियाई खेलों में काफ़ी रुचि कराई, और यहाँ पर जो आपके अपने लिए ज़रूरी है वो है इनको अर्जुन पुरस्कार। तो भारत सरकार ने इनको अर्जुन पुरस्कार कब दिया था, 1983 के अतिरिक्त इन्हें 1985 में भी सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से और एक अर्जुन पुरस्कार से। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गए हैं। यहाँ पर एक और जो चयन किया गया है जिनका नाम क्या है, वी विजेंद्र प्रसाद गारू। तो विजय प्रसाद गारू जो हैं वो दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े हुए हैं। बजरंगी भाईजान, बाहुबली, RR, राउडी राठौर, मार्शल तथा मणिका कर्णी, द क्वीन ऑफ झांसी जैसी इन्होंने क्या बनाई है, मूवी बनाई हैं। और इनका मुख्यतः ये किसमें, तेलुगु व कन्नड़ फिल्मों से संबंधित रहे हैं। तो इस वजह से इनको भी काफ़ी पुरस्कार मिले और इनको भी मनोनीत किया गया है। यहाँ पर जो थर्ड जो हैं वो कौन से हैं, इलैया राजा। इनके बारे में संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। तमिल फिल्मों के ये प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा की गणना देश के महान संगीतकारों में से होती है। 400 से अधिक तमिल व तेलुगु फिल्मों में लगभग ये काम करते रहे।
है ना। तो और इनकी बारे में देखा कि तेलुगु में लगभग ये 7,000 गानों के लिए संगीत दे चुके हैं। यहाँ पर देखना ज़रूरी है, ये तेलुगु में कितने की बात कर रहे हैं, 7,000 गानों की ये संगीत दे चुके हैं। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार के अतिरिक्त इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2010 में इन्हें पद्मश्री से और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये आने वाले एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आप ध्यान रखना। इलैयाराजा इनको सम्मानित पुरस्कार पूछ भी सकते हैं, 2018 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया, तो ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। चौथे जो चुने गए हैं वे कौन है, धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े। इनके बारे में संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े कहाँ के हैं, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्मस्थल मेजुनाथ स्वामी मंदिर के ट्रस्टी अधिकारी हैं। दिगंबर जैन समुदाय से होने के बावजूद हिंदू समुदाय के अनेक मंदिरों में भी वह ट्रस्टी हैं। कला संस्कृति के प्रचार में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न पुरस्कारों के अतिरिक्त इन्हें कर्नाटक राज्य 2009 में मिला था और पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। राज्यसभा के मनोनीत जो सदस्य हैं उनके बारे में बताई गई है कि अभी कौन कौन से हैं। तो एक नंबर पर लिखा है कि सदस्य कौन है, राम सकल हैं। ये कब बने थे, 14 जुलाई 2018 और इनका कार्यकाल कब तक है, 13 जुलाई 2024 तक। दूसरे नंबर पर कौन है, राकेश सिन्हा हैं। ये राजनीति के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इनका कार्यकाल सामने लिखा है, ये 14 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक है, 18 में बने थे। थर्ड नंबर पे डॉक्टर सोनल मानसिंह हैं और ये इनका कार्यकाल भी 14 जुलाई 2018 से 13 जुलाई 2024 तक है। चौथे नंबर पे कौन है, रंजन गोगोई जी हैं और ये विधि से संबंधित है, कानून से। और इनका जो चयन हुआ था वो कब बने थे, ये मनोनीत हुए थे 19 मार्च 2020 से। इनका कार्यकाल है 18 मार्च 2026 तक। पाँचवें नंबर पर कौन है, महेश जेठामलानी जी हैं। ये भी कानून से बिलोंग करते हैं, विधि से। 2 जून 2021 में इनका मनोनीत किया गया था और 13 जुलाई 2024 पे ये रिटायर्ड होंगे। छठवीं, सातवीं, 8वें और 9वें नंबर पे अभी ये 4 ऐड हो गए हैं। पीटी ऊषा, इलैयाराजा, विजयेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका सब लिखा है, इनका कार्यकाल भी लिखा है। तो इन सभी का जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई 2022 से लेके 6 जुलाई 2028 तक रहेगा। कुछ यहाँ पर बस थोड़ी सी बातें और बताई गई हैं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार इन्हें प्राप्त है। तो ये आपको जानना जरूरी होता है कि जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ बताई गई है जिसमें है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अब कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं है। तो ये पॉलिटिकल बात हो गई है, तो इसको थोड़ा सा ही कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे कि ये ध्यान रखना है बस कि कौन सी विधान परिषद में कांग्रेस का अब कोई सदस्य नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो पहली बार हुआ है तो इस वजह से ये ध्यान रख लेना, तो इसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। अगले उस पर आते हैं। यहाँ पर एक और न्यूज़ है नीचे। यहाँ पर न्यूज़ क्या है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022। क्या बात है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, चिकित्सीय एवं प्रबंधन संस्थानों सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों 2022 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जुलाई 2022 को जारी की है। यानी कि रैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, कब जारी की गई थी और आगे कवर कर ले रहे। देखते हैं इसमें कौन सा अपन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनती है। शिक्षा में मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की ऐसी रैंकिंग विगत 7 वर्षों से कराई जा रही है।
अच्छा, कुल मिला के न्यूज़ ये है कि कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे टॉप रैंक है, इस प्रकार की रैंकिंग जारी करते हैं ये। तो इंडिया रैंकिंग 2022 के नाम से यह रैंकिंग जो है वो मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे क्या बोलते हैं NIRF के तहत 11 विभिन्न श्रेणियों, जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान और ओवरऑल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, काफ़ी सारे कॉलेजों की बात होती है। तो यहाँ पर अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, महाविद्यालय जो यह ऑल इंडिया रैंकिंग है, इसमें 5 आधार पर प्रदान की गई। तो ये आधार अपन को जानना जरूरी है, किस आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ये 5 आधार कौन कौन से हैं। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, इसमें 30% वेटेज। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30% इसमें। ग्रेजुएशन आउटकम 20%। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी इसमें 10%। परफॉर्मेंस 10%। कुल मिला के 100% हो जाती है। इस प्रकार से ये रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पर बात बताई गई है कि इंडियन रैंकिंग 2022 में ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान पर। हाँ, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। ये यहाँ तक हो गया कुछ जो सिविल सर्विस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए लिखने के लिए, पूछने के लिए। छोटे एग्ज़ामों के लिए ये हो गया कि इंडियन रैंकिंग 2022 में सीट्स पे कौन रहे हैं। तो आंसर क्या है, IIT मद्रास। और यह लगातार चौथा वर्ष है जब इस देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान माना गया। तो ये लगातार 4th टाइम बने हुए हैं। और दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं तो दूसरे स्थान में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc को इस वर्ष प्राप्त हुआ है। और इससे पूर्व 2021, 2020 और 2019 की रैंकिंग में यह दूसरे स्थान पर था। 2018 में बताया जा रहा है कि जो सेकंड नंबर पे इस समय है वो 2018 में कौन सी पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था। यहाँ पर और भी बातें बताई गई हैं। तो फार्मेसी, बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और देख लेते हैं इसमें कौन सी है। यहाँ पर इंजीनियर वर्ष में पहले अभी 8 स्थान जो भारतीय प्रौद्योगिकी यानी कि IIT की बात कर रहे हैं, मद्रासी है। तो इसमें और कोई ऐसा अपने लिए ज़रूरी नहीं है। दंत चिकित्सा है, यहाँ पर वास्तुकला को देख ले रहे हैं क्योंकि कुछ नई चीज़ें ज़रूर पढ़ना चाहिए। वास्तुकला के संस्थानों के वर्ग में इस वर्ष IIT रुड़की रहा। यहाँ पर हर एक संस्थानों के बारे में बताया गया कि किस क्षेत्र में किसने टॉप किया है। तो वास्तुकला के बारे में देख रहा है तो IIT रुड़की पहले नंबर पर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट का है, ये दूसरी स्थान पर रहा है। IIT खड़गपुर जो है वो 3rd स्थान पर रहा है। मेडिकल भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। मेडिकल संस्थानों में पहला स्थान किसका रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। PGI कहाँ पर है, चंडीगढ़ PGI रहा है दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पर रहा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो इतना ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद ये सब सीधा डिटेल में दे दी गई है ओवरऑल। अगर सब चीज़ें आप देख सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेकर इसको। यहाँ पर एक न्यूज़ है, इसको उस दिन भी बताया था थोड़ा सा, कि पद पर रहते हुए विवाह करने वाले भगवंत मान तीसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो मतलब अभी 2 और मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कि पद पे थे, तब उनकी शादी हुई थी, तो अभी 3rd नंबर पे ये बन गए हैं। तो पंजाब के ये मुख्यमंत्री हैं भगवंत महंत, सरदार भगवंत महंत, ये आपको सबको पता है। इनकी शादी का समारोह कब हुआ था, 7 जुलाई 2022 को हुआ था। तो 7 जुलाई 2022 को ये विवाह में बन गए। इनकी उम्र कितनी है ये बताया गया है कि ये 48 वर्षीय हैं। और इनका मान का दूसरा विवाह हरियाणा के पिहोवा निवासी 32 वर्षीय डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ चंडीगढ़ में हुआ। तो इनका ये 2nd शादी है। और तो इनकी निजी उसमें नहीं आते हैं। इनका पहला विवाह कब हुआ था, 2009 में हुआ था। किससे हुआ था, इंद्रप्रीत कौर के साथ हुआ था। फिर इनका 2016 में डिवोर्स हो गया। तो ये उनके निजी मामले में हम लोग नहीं जाते हैं,
और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर एक भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात में होंगे। ये थोड़ा सा कवर अप कर ले रहे कि भारत का 36वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कब होना है, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में गुजरात में खेले जाने हैं। यहाँ पर भारत के 35वें जो यहाँ पर देख रहे हैं 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में संपन्न हुए थे। 35 में कहाँ हुआ था? हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी भी है, जो करंट न्यूज़ हो तो उसका एक पीछे का जरूर पढ़ना चाहिए कि भारत का 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। कब खेला गया था? 2015 में। और अब कौन से नंबर का हो रहा है? तो 36वें नंबर का हो रहा है, जो कि कहाँ पर है? गोवा में प्रस्तावित हुआ है। और विभिन्न कारणों से इन खेलों का आयोजन चला आ रहा है, लेकिन इस बार फाइनली इन खेलों का आयोजन गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को कराने की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने की है। आप देखें थोड़ा सा और, गुजरात के इन खेलों की जो संप्रदाय हैं वो 6 शहरों में होगी: अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, इन सभी जगह में होगी। और लगभग कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 7,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। और 35वां जो राष्ट्रीय खेल था वो 2015 में केरल में हुआ था, और 36वें खेल 2016 में गोवा में होना था, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया कारणों से। उस समय के 2 बार टलता गया। 2020 में भी कराने का निर्णय हुआ, लेकिन नहीं खेला गया। फाइनली घोषणा हो गई है कि अब कब होना है। तो यहाँ पर IOA ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, IOA का फुल फॉर्म ध्यान रखना जरूरी है। क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ। तो ये न्यूज़ हो गई। इसके बाद जो आगे इसमें क्या बताई जा रही हैं बातें कि भारत की जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो चलता आ रहा है। अभी तक टोटल कितने हो गए? 35, जो 36वां होना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो पहला है वो कब खेला गया था? 1924 में। कहाँ पर? लाहौर में। दूसरा कब खेला गया था? 1926 में हुआ था, वो भी कहाँ पे? लाहौर में। तीसरा 1928 में, वो भी कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। चौथा 1930 में, कहाँ पर हुआ था? इस्लामाबाद में। पाँचवा 1932 कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। तो इतना तो आप याद नहीं रख सकते और करना भी नहीं है, आपको शुरू से लेके 5 याद ही रखना है बस। इसके बाद करंट के ध्यान रखना है, जैसे कि 36वां तो करंट है 2022 में होना है। कहाँ पे? गुजरात में। 35वां याद रखना है अपन को, 2015 में हुआ था। कहाँ? केरल में। 34वां याद रखना है, 2011 में हुआ था, झारखंड। बस इतना ही याद रखना है, इसी में से आते पेपर में, और ज़्यादा डिटेल में से नहीं आते हैं। यहाँ पर एक कोविड-19 टीकाकरण के मामले में 200 करोड़ खुराकों का बिंदु भारत ने पार किया। तो ये भी याद रख लेना कितने करोड़, क्योंकि इसमें कभी कभी एग्ज़ाम में क्वांटिटी पूछ लेते हैं। तो कितना है? 200 करोड़ की बिंदु को इन्होंने पार कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ बातें इसी के बारे में बताई जा रही हैं कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि भारत ने 17 जुलाई 2022 को उस समय प्राप्त कर ली जब मामले की खुराक जो थी ना, टीकाकरण, उनकी संख्या कितनी पहुँच गई थी? 200 करोड़। तो ये इसी के तहत है, मेक इन इंडिया के तहत ये भारत में बताई गई थी। इतना इसकी कुछ पॉइंट और होंगे इसमें। यहाँ पर हर आयु वर्ग की सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इसमें। यहाँ पर एक और न्यूज़ है, यहाँ पर गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना जो है वो कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। गोबर के साथ साथ अब गोमूत्र भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। तो याद रखना, गोधन न्याय योजना में होगा क्या कि जो गोबर तो सरकार खरीदेगी, उसके साथ गोमूत्र भी कौन खरीदेगी? सरकार। तो ये कहाँ की योजना है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम क्या है? गोधन न्याय योजना। इसके तहत तो बताई दी गई है कि जो गोबर की खरीद है वो कितने रुपए होगी? 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से होगी। और इस योजना के तहत गोबर के साथ साथ गोमूत्र की भी खरीदारी भी होगी। सरकार 28 जुलाई 2022 से इसको शुरू कर चुकी है।
28 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार हरेली, ये ध्यान रखना, ये करंट का त्यौहार है। हरेली किस राज्य का त्यौहार है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे घुमा के, तो इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। हरेली के दिन गोमूत्र की खरीद की शुरुआत की है। शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले के स्वावलंबी गौठानों में यह खरीद शुरू हो चुकी है। गोमूत्र की खरीद के लिए 4 रुपये प्रति लीटर न्यूनतम सरकार ने मूल्य रखा है, तो ये अच्छी योजना है। एक और इसमें कवर कर लेते हैं, यहाँ पर दी है 35 वर्षीय सेवा के पश्चात INS सिंधु ध्वज नौसेना की सेवा से क्या हुई, मुक्त हो चुके हैं। 35 वर्ष तक भारतीय सेना की रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, INS पनडुब्बी की बात कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट हो गई है। कितने वर्षों तक सेवा की है, नाम क्या है इसका, 35 वर्ष। ठीक है, इसको हम लोग और देख लेते हैं कब हुई थी, 16 जुलाई 2022 को संपन्न, इनको रिटायर कर दिया गया है जो INS थी पनडुब्बी भारत की, तो ये याद रखना इसको, 16 जुलाई 2022 को रिटायरमेंट हुआ है। और रिटायरमेंट की इसकी बात करनी है पनडुब्बी की, और इसको शामिल कब किया गया था, 1987 में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक और खबर देख लीजिएगा न्यूज़, पिछले वर्ष 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता का त्याग करके विदेश की नागरिकता ली, तो ये अच्छी बात नहीं है। भारत की नागरिकता को छोड़ के कहाँ की नागरिकता ली जा रही है, विदेश की। ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आपका देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा इसका, और भी कवर अप करेंगे। थैंक यू।